अस्सलाम वालेकुम। फेक न्यूज़ बस्टर विद फ़खर दुरानी में खुश आमदीद। आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि आज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग है जिसमें ये तय हो जाएगा कि क्या वाकई हुकूमत इलेक्शन कराने जा रही है या नहीं जा रही, और क्या ये सुप्रीम कोर्ट के जो 3 रुकनी बेंच का फैसला है उसके ऊपर अमल दरामद होगा या नहीं होगा। आज की इस मीटिंग में ये फैसला हो जाएगा। इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या मुतवक्किल फैसला हो सकता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग का। साथ ही प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट के ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल साहब, ये पिछले 1 साल से अपने ही सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की खिलाफ वर्जी करते आ रहे हैं और लगातार करते आ रहे हैं। वो कौन सा फैसला है और किस तरह वो खिलाफ वर्जी करते आ रहे हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में बात करेंगे कि ये जो आज कौमी असम्बली में एक करारदाद पास की गई है, ये जो 3 रुकनी बेंच का फैसला है उसके खिलाफ, उसके ऊपर भी बात करेंगे कि इसके क्या लीगल इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है या इम्पैक्ट क्या हो सकता है, और उसके साथ-साथ इसका आउटकम क्या निकल सकता है इस करारदाद का। तो इन 3 पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग है, उसका क्या मुतवक्किल फैसला हो सकता है। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको ये बताऊँ कि हम अगर क्रोनोलॉजी में चलें कि पिछले 1 महीने में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, वो क्या हुए। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि सदर साहब जो है वो इलेक्शन की तारीख तय कर दें पंजाब में, और गवर्नर केपी के तय कर दें खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस की तारीख। तो उसके बाद इलेक्शन की जो तारीख तय की गई पंजाब में वो 30 अप्रैल की गई, जबकि जो केपीके था उसको वो मई में उन्होंने गवर्नर ने पहले अनाउंस कर दिया। जब ये इलेक्शन की तारीख तय हो गई तो उसके बाद शेड्यूल अनाउंस किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि फलां तारीख को जो है वो कागजात नामजदगी जमा होंगे, फलां तारीख को जो है उनकी स्क्रूटनी होगी, और उसके बाद फलां तारीख को जो है ये जो इसके ऊपर एतराज़ात हैं वो होंगे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनेंगे। ये तमाम काम इलेक्शन कमीशन ने सारा शेड्यूल इलेक्शन का अनाउंस कर दिया, और उसके बाद शेड्यूल अनाउंस करने के बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे उनके भी नाम इलेक्शन कमीशन की तरफ से फाइनल करके फहरिस्त जो है वो पब्लिक कर दी गई। लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा कि इलेक्शन फिर भी बाद में जब ये मीटिंग्स हुई तो इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। अब ये जब शेड्यूल अनाउंस हो गया तो उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन है उसने जो वज़ारत ख़ज़ाना है और दीगर जो हुकूमती जो हुकाम हैं मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ के जो रेलेवेंट थे उनसे मीटिंग्स हुई। उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन के जितने भी मेंबरान थे उन्होंने मीटिंग्स की, जो सिक्योरिटी के इदारे हैं ख़ासतौर पे आईबी के साथ भी मीटिंग हुई, उन्होंने ब्रीफिंग दी इलेक्शन के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से। उसके साथ-साथ आईएसआई ने और फौजी हुकाम ने, ये तमाम ने जो ब्रीफिंग्स दी इलेक्शन के हवाले से। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ये तमाम मीटिंग्स कंक्लूड होने के बाद जो फैसला किया कि इलेक्शन अभी फ़िलहाल नहीं हो सकते, 30 अप्रैल को मुमकिन नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ने अपने तौर पे जो अनाउंस कर दी डेट कि वो ये अक्टूबर में ही पॉसिबल है इलेक्शंस। अब अगर इन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को वो देखें कि जो ये तो जब हो गया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर टेकअप कर लिया इसका मामला, और उसके बाद जो आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में पिछले 1 हफ्ते से क्या चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक तारीख दे दी कि आप जो है 14 मई को इलेक्शन कराएं। इसी जो मुकदमे की जो समाअत थी उसी के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वजारत ख़जाना के हुकाम को भी बुलाया, और उसके साथ साथ वजारत दिफा की तरफ से भी उन्होंने जवाब के लिए बुलाया सेक्रेटरी दिफा को। सेक्रेटरी दिफा साहब जब वो सुप्रीम कोर्ट में आए तो उन्होंने जो ये अपना जो जवाब था वो बजाय इसके कि ओपन कोर्ट में बताते, उन्होंने एक सील्ड इन्वेलप दिया कि ये हमारी तरफ से जवाब है, आप या तो इसको इन चैम्बर कर लें इसकी जो हेयरिंग है, या फिर ये हमारी तरफ से सील्ड इन्वेलप है। अगर तो जो सेक्रेटरी दिफा है या फौज है वो ये इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करने के लिए विलिंग थे, तो उनके लिए ये कोई फिर तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं थी कि वो एक सील्ड इन्वेलप में अपना जवाब दें, और ये बता सकते थे ओपनली भी कि हम तैयार हैं, हम फौज प्रोवाइड करेंगे इलेक्शन कराने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो सील्ड इन्वेलप का जवाब है, और उससे पहले जो आईएसआई और आईबी और जो दीगर सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी तरफ से ब्रीफिंग दी गई, तो जो मुझे इत्तलात मिली थी कि ये विलिंग नहीं है, या इस तरह जो मौजूदा मुल्की हालात हैं उसमें फ़ौज भी ये नहीं चाह रही कि वो साल में 3 दफ़ा जो फ़ौज को मोबिलाइज़ करके इलेक्शन के लिए ये ड्यूटी सर अंजाम दें। तो जो पॉसिबल मुझे आउटकम लग रहा है इन तमाम जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, या सिक्योरिटी इदारों की ब्रीफिंग्स थी, या फिर जो फौज की तरफ से जवाब दिया गया सुप्रीम कोर्ट को, तो उसके बाद मुझे नहीं लग रहा कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग है उसमें कोई इस तरह का फैसला हो कि इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं। इलेक्शन का जो कल की मीटिंग है उसमें भी पॉसिबली यही हो सकता है कि ये जो मौजूदा हालात हैं, जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है और इक्तसादी सूरत हाल है, उसमें शायद फ़ौज जो है वो माज़रत कर ले कि हम असिस्ट करने से कासिर हैं। आप फिर यही हो सकता है कि जो सिविल
जो दिफाई इदारे हैं, ख़ासतौर पे पुलिस और उनकी अगर निगरानी में हो सकते हैं इलेक्शन तो वो हो जाएँ। लेकिन फ़ौज की तरफ से जो मुझे लग रहा है कि फ़ौज ये इतने बड़े पैमाने पे ख़ासतौर पे जब आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से 3 लाख और 75,000 जो सिक्योरिटी एहलकार फ़ौज की तरफ से माँगे गए थे कि फ़ौज हमें 3,75,000 सिक्योरिटी हुकाम दे। तो ये मुमकिन नहीं लग रहा कि फ़ौज की तरफ से इतने बड़े पैमाने पे फ़ौज की मोबिलाइज़ेशन की जाए, सिर्फ़ 2 सूबों के लिए इलेक्शन के लिए, 2 भी नहीं बल्कि अब तो पंजाब का सिर्फ़ इलेक्शन के हवाले से ये किया गया है। तो ये कल अब उसकी तरफ से फॉर्मली क्या आता है, उसकी अनाउंसमेंट या एलामिया या फैसला क्या आता है, ये तो कल आज सुबह पता चल जाएगा। लेकिन जो मेरी पिछले 1 महीने की जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है उनको मद्देनज़र रखते हुए ये है कि मुश्किल है कि ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की तरफ से कोई इस तरह का इलेक्शन कराने के लिए हामी भरी जाएगी। अब बात कर लेते हैं जो दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है चीफ जस्टिस साहब पिछले 1 साल से अपने ही सुप्रीम कोर्ट के एक इम्पॉर्टेंट जो केस है या फैसला है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस टाइम जो जजेस की तादाद है वो 15 है, जबकि जो एक नॉर्मल जो है फुल स्ट्रेंथ में सुप्रीम कोर्ट की तादाद 17 होती है। 17 जजेस में जो वैकेंसीज है सुप्रीम कोर्ट की उसमें से 15 है और 2022 से 5 वैकेंसीज खाली थी। लेकिन उस नवंबर में जो है वो 3 जजेस को तैनात किया गया, जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं, जस्टिस शाहिद वहीद साहब हैं और एक जस्टिस जो 3 जजेस को अपॉइंट किया गया सुप्रीम कोर्ट में। 2 जो वैकेंसीज हैं अभी भी खाली हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट में 2022 से फरवरी 2022 से 5 वैकेंसीज खाली थी, उसमें से 3 तो फिल हो गई हैं, लेकिन 2 अभी तक ताहाल जो है वो फिल नहीं की जा सकी। ये चीफ जस्टिस साहब के ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जो कोर्ट की फुल स्ट्रेंथ या फुल तमाम वैकेंसीज को फिल करें, क्योंकि वो जुडिशल कमीशन के सरबराह होते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे उसके ऊपर भी बात करते हैं तफसील में। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि 1996 में सुप्रीम कोर्ट का ही एक अल जिहाद ट्रस्ट केस का फैसला आया था, जिसमें जजेस की तैनाती के हवाले से पूरा प्रोसीजर बताया गया था। इस अल जिहाद ट्रस्ट केस का जो पेज नंबर 366 है, उसमें उस टाइम जो चीफ जस्टिस थे सजाद अली शाह साहब, उनकी सरबराही में जो ये फैसला दिया गया था, उसमें ये बताया गया कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनकी वैकेंसी अगर वेकेंट होती है, उनकी जो सीट है, तो विद इन 30 डेज जो है वो उनकी वैकेंसी को फिल किया जाएगा और एक जज तैनात किया जाएगा। अगर ये नॉर्मल जो रूटीन में अगर कोई जज रिटायर होता है सुप्रीम कोर्ट का, तो 30 दिन के अंदर अंदर जज को तैनात करना लाजमी है। और अगर कोई सडनली किसी की डेथ हो जाती है किसी जज की, या किसी और वजूहात की बुनियाद पे वो रिटायर हो जाते हैं, या उनकी जो सीट है वो वेकेंट हो जाती है, तो वो फिर 90 डेज में वो जो वैकेंसी है वो फिल करना लाजमी है। अब 30 डेज नॉर्मल डेज जो नॉर्मल रूटीन में अगर जज रिटायर होता है तो फिल करनी है, और 90 डेज अगर कोई डेथ हो जाती है तो उसमें। लेकिन ये पिछले 1 साल से जो वैकेंसीज हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, वो खाली पड़ी हैं, लेकिन चीफ जस्टिस साहब अभी तक उसको फिल नहीं कर रहे। ये अल जिहाद जो ट्रस्ट केस था उसी की ही खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आपको पता है कि 50,000 से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में जो है इस टाइम केसेस जो पेंडिंग है, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर चीफ जस्टिस साहब क्यों नहीं ये जो फिल कर रहे सुप्रीम कोर्ट की वैकेंसीज। नवंबर में जब ये तैनातियां हुई 3, तो उससे पहले जो जुडिशल कमीशन की मीटिंग हुई थी, आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने एतराज़ात किए थे। जो चीफ जस्टिस साहब की तरफ से जो नाम दिए गए थे, प्रपोज किए गए थे, उसके बाद जस्टिस साहब जो है वो चीफ जस्टिस साहब वो नाराज होकर उठ के चले गए थे, जिसके बाद ये काजी फायज ईसा साहब ने एक खत लिखा था चीफ जस्टिस साहब को। उसके बाद ये जो कंट्रोवर्सी थी मजीद बढ़ गई थी, जब चीफ जस्टिस साहब ने जो कार्रवाई की ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी कर दी थी, जिसमें ये तमाम मतलब जो जितनी भी कंट्रोवर्सी थी मजीद बढ़ती से बढ़ती गई। इस वजह से वो पहले तैनाती रुक गई। उसमें फिर हुकूमत की तरफ से जो अटॉर्नी जनरल थे और उसके साथ साथ जो वजीर कानून थे, क्योंकि वे ये भी जुडिशल कमीशन के मेंबर होते हैं, उन्होंने भी चीफ जस्टिस साहब के नामों पे एतराज़ किया था। और उसके साथ साथ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, इन्होंने भी इसके ऊपर एतराज़ किया था। तो ये मेजॉरिटी में थे, इस वजह से चीफ जस्टिस साहब के जो नाम प्रपोज किए गए थे वो रिजेक्ट हो गए थे। लेकिन बाद में हुकूमत के ऊपर दबाव डाल के हुकूमत ने जो है वो चीफ जस्टिस साहब के प्रपोज करदा नाम जो है उनमें से 2 ले लिए, और एक जो है वो जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब थे उनका नाम फिर ऐड कराया गया उसमें जो लिस्ट थी प्रपोज नाम थे। तो ये 3 तैनातियां हो गई, 2 अभी भी रहती हैं। अब चीफ जस्टिस साहब को भी पता है कि शहबाज शरीफ हुकूमत जो है वो पहले तो प्रेशराइज होके उनके नाम मान गए थे, जिसकी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा तवाज़ुन है
वो चीफ जस्टिस साहब के फेवर में। आपको याद होगा कि अभी ये जो बेंच का फैसला हुआ, जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के जो फैसले को ख़त्म किया गया, उसमें 6 रुकनी एक बेंच बनाया गया जिसमें तमाम ने यूनानिमसली काजी फायद ईसा साहब का जो जजमेंट थी उसको नल एंड वॉइड करार दिया। तो उसके बाद ये एक तो मीडिया के ऊपर भी आ गया कि चीफ जस्टिस की साइड पे कितने जजेस हैं और जो चीफ जस्टिस साहब के जो मुखालिफ हैं वो कितने जजेस हैं। तो ये तय हो गया कि ये चीफ जस्टिस और ये जो मुखालिफ हैं उनमें 8-7 की रेशो है। लेकिन अभी अगर 2 जज मजीद जो वैकेंसीज जिनकी पड़ी हैं 1 साल से वो नहीं कर रहे चीफ जस्टिस साहब, उनको भी मालूम है कि अगर वो अभी सुप्रीम जो जुडिशल कमीशन की मीटिंग बुलाते हैं तो इस दफ़ा उनके जो नामज़द करदा या उनके पसंदीदा जजेस की तैनाती मुश्किल है। इसी वजह से वो उसको अवॉइड कर रहे हैं, जुडिशल कमीशन की मीटिंग नहीं बुला रहे। 50,000 से ज़ायद केसेस की पेंडेंसी के बावजूद भी जो जजेस की तैनाती है वो रोक के बैठे हैं। हुकूमत की तरफ से भी पता नहीं क्या खौफ है कि हुकूमत ये जो है चीफ जस्टिस साहब को नहीं लिख रही कि आप जुडिशल कमीशन की मीटिंग्स बुला के ये जो 2 जजेस की वैकेंसीज हैं उसको फिल करें, क्योंकि इनको चीफ जस्टिस साहब को तो पता है कि अगर ये 2 नए जजेस की तैनाती हुई तो वो फिर शायद हो सकता है कि वो इनकी मनपसंद ना हुए, मुखालिफ हुए, तो फिर इनका जो तवाज़ुन है ताकत का जो इस टाइम सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो भी बिगड़ जाएगा। तो ये चीफ जस्टिस साहब पिछले 1 साल से अपने ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है वो खिलाफ वर्जी करते आ रहे हैं, लेकिन उनका कोई पूछने वाला नहीं है। ये तो मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू वाली बात है कि ये जो अपनी मनपसंद के जो फैसले हों उसके ऊपर अमल दरामद के लिए ये निगरान जज भी मुकर्रर कर देते हैं। हुकूमत को जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से भी जो है वो कहा जाता है कि अगर ना हुआ तो फिर ये हो जाएगा। लेकिन जब अपनी जो फैसलों के ऊपर खुद को अमल दरामद कराना हो तो उसके ऊपर पिछले 1 साल से खामोश होके बैठे हैं। तो चीफ जस्टिस साहब को ये चाहिए और हुकूमत को भी चाहिए कि ये प्रेस करना चाहिए या चीफ जस्टिस साहब को खत लिखना चाहिए कि जुडिशल कमीशन की मीटिंग बुला के ये जो 2 जजेस जो वैकेंट सीट हैं उनको फिल करना चाहिए। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में शायद हुकूमत इसके ऊपर भी कोई काम करे और इस हवाले से चीफ जस्टिस साहब को अप्रोच किया जाए या खत लिखा जाए, तो ये आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। अब बढ़ते हैं जो तीसरा पॉइंट है कि आज जो करारदाद पास की गई है पार्लियामेंट में, उसके ऊपर बात करते हैं कि ये जो अभी आपने देखा होगा कि फवाद चौधरी साहब ने भी उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये 42 मेंबर्स के सिग्नेचर्स हैं तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसकी लीगल इंपॉर्टेंस तो इसमें नो डाउट कोई भी नहीं है कि ये जो करारदाद पास की गई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर, इसकी कोई लीगल बाइंडिंग नहीं होती। लेकिन एक बहरहाल सियासी तौर पे जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो चीफ जस्टिस साहब के ऊपर इसका पड़ेगा कि अगर पार्लियामेंट की एक मेजॉरिटी जो है वो उनके फैसले को रद्द कर रही है सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि जो ये कंट्रोवर्शियल है कि ये 4-3 वाला जजमेंट होनी चाहिए थी या ये अभी मौजूदा 3 रुकनी बेंच की जजमेंट होनी चाहिए थी। ये चीफ जस्टिस के ऊपर हर आए रोज़ इसमें नो डाउट प्रेशर बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब वही बात है कि ये जो पहले आँख जो है वो झपकेगा उसी उसी की जो है ना वो हार के हवाले से जो मिसदाक है एक। तो ये देखते हैं कि पहले कौन आँख झपकता है, हुकूमत झपकती है या चीफ जस्टिस साहब झपकते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे नज़दीक जो इम्पोर्टेंट है वो कल जो आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग है उसमें फैसला हो जाएगा और उसके बाद हाफिज साहब की जो छड़ी है वो जिसके हक में बैठेगी वो वही विनर करार देगा, क्योंकि हम बहरहाल हम देखते ही आए हैं कि हमेशा जो माइट इज राइट है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है कि फौज का झुकाव किसकी तरफ है। आज ही पता चल जाएगा कि ये जो कमेटी की मीटिंग है उसमें क्या फैसला होता है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।